नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से आज के हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। जेईटीपी से मिला भारत को न्योता, कोयले की खपत कम रहने पर जोर। COP26 में मिली थी जेईटीपी को मंजूरी। राष्ट्रीय एकता दिवस का हुआ आयोजन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की होती है जयंती, देश के एकीकरण में रहा अहम योगदान। और स्त्री देश डांस ड्रामा का हुआ आयोजन, कश्मीर की रानियों का दिखा इतिहास, महान शासिका थीं रानी दिद्दा। खबरों की शुरुआत करूं उससे पहले एक बार फिर दोहरा दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ के फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आइए खबर शुरू करें। हाल ही में G7 देशों ने भारत से JETP यानी जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप में शामिल होने को कहा है। इसके जरिए भारत में क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग मिल सकेगी, साथ ही देश की कोयले पर निर्भरता कम हो सकेगी। भारत ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यदि भारत की तरफ से इस ऑफर को स्वीकार किया जाता है तो इसकी घोषणा नवंबर में आयोजित होने वाली COP27 की बैठक में की जाएगी। गौरतलब है कि JETP को ग्लासगो में आयोजित हुई COP26 में लॉन्च किया गया था। इसे दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, फ्रांस, UK, USA और यूरोपियन यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मकसद दक्षिण अफ्रीका में कोयले को फेज आउट करना था। अब G7 ऐसे ही प्रोजेक्ट्स भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों में शुरू करना चाहता है। भारत को पार्टनरशिप इसी सिलसिले में ऑफर की गई है। आपको बता दें कि G7 में UK, USA, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली और EU शामिल हैं। यह एक अंतर सरकारी राजनीतिक संगठन है। इसमें विश्व की बड़ी और एडवांस्ड इकोनॉमीज शामिल हैं। G7 के सदस्य सालाना सम्मेलन आयोजित करते हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। साल 2021 में G7 का सम्मेलन UK में आयोजित हुआ था। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म गुजरात के नादियाड में हुआ था। देश में उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद पर रहे थे। उन्हें बारदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार की उपाधि से नवाजा गया था। उन्होंने कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि साल 1931 में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन को खासतौर पर गांधी इरविन पैक्ट को रेटिफाई करने के लिए बुलाया गया था। देश की स्वतंत्रता के बाद बंटवारे से उपजी चुनौतियों में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। शरणार्थी समस्या, रियासतों का एकीकरण और ऑल इंडिया सर्विसेज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। उन्हें मरणोपरांत साल 1991 में भारत रत्न से नवाजा गया था। वे संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए बनी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में C295 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का फाउंडेशन स्टोन रखा। टाटा एयरबस भारतीय वायुसेना के लिए इस ट्रांसपोर्ट कैरियर का निर्माण करेगी। यह ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा जिसमें भारत में किसी मिलिट्री एयरक्राफ्ट का निर्माण निजी कंपनी के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा पहली बार C295 एयरक्राफ्ट का विनिर्माण यूरोप के बाहर किया जाएगा। गौरतलब है कि C295 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसकी क्षमता 5 से 10 टन और स्पीड 480 किलोमीटर पर आवर है। इस क्लास के सभी कैरियर्स में इसमें सबसे लंबी केबिन है। आपको बता दें कि C295 को सबसे पहले एक स्पेनिश एयरक्राफ्ट कंपनी ने बनाया था। ये कंपनी बाद में एयरबस का हिस्सा बन गई। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग एयरबस के स्पेन वाले प्लांट में की जाती है। सितंबर 2021 में भारत और एयरबस के बीच 56 C295 की खरीद का समझौता हुआ था। इसमें से 16 एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लाई अवे कंडीशन में डिलीवर किए जाएंगे। बचे हुए 40 का विनिर्माण टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। ये विनिर्माण दोनों कंपनियों के बीच एक इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के तहत होगा। एयरबस एक यूरोपियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस कंपनी है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। बीते दिनों संस्कृति मंत्रालय ने स्त्री देश नाम से एक डांस ड्रामा का आयोजन किया था। इसमें कश्मीर से संबंधित 13 रानियों की कहानी दिखाई गई। कश्मीर की इन रानियों में यशोवती, ईशान देवी, वाकपुष्ता, सुगंधा, रानी दिद्दा, श्रीलेखा, सिला, सूर्यमती और कालनिका शामिल हैं। इसके जरिए भारत में जेंडर इक्वालिटी के इतिहास को दिखाया गया है। इतिहास में इन रानियों को उनके नेतृत्व क्षमता के मुताबिक उतनी जगह नहीं दी गई है
इसके जरिए भारतीय समाज में लंबे अरसे से मौजूद महिला नेतृत्व को दिखाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि रानी दिद्दा को कश्मीर के इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिला शासक के रूप में जानते हैं। वे लोहार वंश में जन्मी थीं। वे बचपन से दिव्यांग थीं। उनकी शादी कश्मीर के राजा क्षेमगुप्त से हुई थी। क्षेमगुप्त की मौत के बाद उन्होंने सती होने के बजाय राजकाज संभाला। उन्होंने पितृसत्ता के बनाए तमाम नियमों को तोड़ा और अपने बनाए नियमों के मुताबिक शासन किया। लेखक आशीष कौल ने दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर नाम से उनके ऊपर एक किताब भी लिखी है। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, हाल ही में खबरों में रहा C295 क्या है? मालवेयर, क्रिप्टोकरेंसी, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर एक्सोप्लैनेट? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। JETP पहल क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट से संबंधित है। रानी दिद्दा की शादी लोहार वंश में हुई थी। एयरबस एक अमेरिकन कंपनी है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल मैंने पूछे थे और सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व बैंक? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। पिछले बुलेटिन में प्रश्न में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जगह गलती से विश्व स्वास्थ्य संगठन लिखा और बोला गया था। आपको हुई असुविधा के लिए खेद है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट साल 1992 में शुरू किया गया था। हाल ही में डिसइंफॉर्मेशन लॉ भारत की संसद ने पारित किया है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल कथन 1 सही है। डिसइंफॉर्मेशन लॉ भारत से नहीं बल्कि तुर्की से संबंधित है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप इन दोनों सवालों के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है ये भी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट के ज़रिए। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।